अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी हुई तो मैं जब अपने मुख्तसिर से ससुराल को देखती तो दिल ही दिल में खुश हो जाती, क्योंकि मेरे ससुराल में ना तो सास थी, न ही ससुरैया थे और ना ही मेरी कोई नंद थी। बस सिर्फ एक देवर था जो जवान था और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। मेरे शौहर का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। घर में खाने पीने की कोई कमी या तंगी नहीं थी। मैं दिल से मुतमईन थी कि ना सास का झंझट है, ना ससुर को कोई मसला, और देवर भी बज़ाहिर बहुत सीधा साधा सा लड़का लगता था। शौहर ने भी शादी के फौरन बाद ही कोई ख़ास जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर नहीं डाली थी। बस मुख्तसर सी बात कही कि मेरा छोटा भाई मुझे बहुत अजीज है, मैंने उसे बाप बनकर पाला है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी में कोई कोताही न करना। और जाहिर है मुझे इस बात पर भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने भी शौहर को पूरे यकीन से कहा कि आपका भाई अब मेरी ही जिम्मेदारी है जितनी आपकी थी, और अब मैं कभी उसे किसी बात पर परेशान नहीं होने दूंगी। बस यही सुनकर मेरा शौहर खुश हो गया, लेकिन मैं दिल ही दिल में हैरान जरूर हुई कि मेरे शौहर को तो पहली रात भी अपने भाई की फिक्र लगी रही। ना उसने मेरी कोई तारीफ की, ना मुझे ये यकीन दिलाया कि वो मुझे खुश रखेगा। हालांकि मैं उस रात दुल्हन बनकर वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर मेरे शौहर को मेरे हुस्न से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं दिल पर दाश्ता तो जरूर हुई, लेकिन ये सोचकर खामोश रही कि शायद मेरे शौहर का मिजाज ही संजीदा है और इसे तारीफ करना आता ही नहीं। हाँ, अलबत्ता उसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा और उसके सलूक में कभी ऐसा कोई लम्हा नहीं आया जिस पर मुझे शिकायत करने का मौका मिलता। शादी के दूसरे ही दिन मैंने घर की जिम्मेदारियां खुद ब खुद संभाल ली। शौहर ने तो साफ कह दिया था कि अब यह घर तुम्हारा है, जैसे चाहो वैसे रहो। सारा दिन मैं घर में अकेली रहती थी। शौहर सुबह काम पर निकल जाता और रात गए ही वापस आता, और मेरा देवर भी आधा दिन घर से बाहर गुजारता और जब आता तो सीधा अपने कमरे में बंद हो जाता। मैंने अपने मैके में बहुत ज्यादा तंगी देखी थी और बहुत सारे बहन भाइयों की वजह से मेरा घर जंजाल पूरा बना हुआ था। लेकिन अब लगने लगा था जैसे मुझे जिंदगी में एक नई आज़ादी मिल गई हो। मैं महारानी बनकर शौहर के घर में रहने लगी और अपनी मर्जी से ऐश करने लगी। शादी का पहला महीना बहुत ही सुकून से गुजर गया। शौहर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था और देवर से सिर्फ खाने के दौरान सामना होता था, मगर तब भी वो खामोशी से खाना खाता और फौरन उठकर चला जाता। मैंने यही समझा कि शायद उसका मिजाज ही ऐसा है, मगर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो दरअसल मुझसे नाखुश था। फिर एक रोज मेरे शौहर ने खुद उससे मेरे बारे में पूछ लिया और कहा कि लगता है तुम्हें अपनी भाभी शायद पसंद नहीं आई, तो मुझसे बात ही नहीं करते। या भी हो सकता है कि मेरी बीवी ने तुम्हें मौका ही ना दिया हो। अगर वो तुम्हारी किसी जिम्मेदारी में कोताही कर रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि अगर मेरी बीवी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे भी ऐसी औरत अपने घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं अपने शौहर के इन दो टोक और खरे अल्फाज पर सच में दंग रह गई थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा शौहर अब मेरा दीवाना हो चुका है और मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर उस रोज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ है, और उसके दिल में मेरे लिए जो मुकाम मैं समझती थी वो शायद था ही नहीं। मैं घबरा कर अपने देवर को देखने लगी। मैं देवर का ख्याल तो रखती थी, मगर वो तो तवज्जो कभी ना दे सकी जो शायद उसका भाई चाहता था। मैं खाना बनाकर रख देती, वो खाता है या नहीं मैंने कभी परवाह नहीं की थी। मेरे शौहर के सवाल पर मेरे देवर ने भी मेरी तरफ देखा और बोला, मुझे तो लगता है भाभी के लिए मैं सिर्फ एक बोझ हूं, इसलिए मैं इन पर बोझ बनना ही नहीं चाहता। मैं हैरत और बेयकीनी से अपने देवर को देखने लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों महसूस करता है, हालांकि वो खुद भी तो मुझसे कभी बात नहीं करता था। मेरा शौहर ये सुनकर मुझे कड़ी नजरों से घूरने लगा और बोला, तुम मेरे भाई की शिकायत दूर करो
ورنہ मैं भी यही समझूंगा कि तुम्हें मेरा भाई बोझ लगता है और मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये सुनकर बौखला गई और अपने देवर को यकीन दिलाने लगी कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है और नहीं मैं उसे बोझ समझती हूँ। मेरे देवर ने लापरवाही से कंधे झुकाते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं कुछ दिन में देख लूंगा कि आप मुझसे कितने खुश हैं। मेरा शौहर छोटे भाई को बार बार यही कहता रहा कि मेरी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी, अगर कोई भी बात हो तो फौरन बताना। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे वो घर मेरे शौहर का नहीं बल्कि मेरे देवर का हो और मेरे शौहर की सारी तरजीहात का मरकज सिर्फ उसका छोटा भाई हो। मेरा देवर गर्दन अकड़ाए बैठा और मेरे दिल में तय कर चुकी थी कि अब मैं इसका इतना ख्याल रखूंगी कि वो मेरी तारीफ किए बगैर ना रह सकेगा। उस दिन के बाद मैं उसके आगे पीछे घूमने लगी। वो घर आता तो मैं खुद उसे खाना देती, शाम को चाय बनाकर उसे बुलाती ताकि हम इकट्ठे बैठकर चाय पिएं। मेरे देवर ने मेरी खिदमत से मुतासिर होकर मेरे साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक रोज वो मुझसे बातें करते हुए अचानक मेरी तारीफ करने लगा। वो शायद समझ रहा था कि मैं कोई नादान कम उम्र से लड़की हूँ। उसकी बात पर मैं बेइख्तियार हंस पड़ी। मैं वाकई बेहद हसीन थी, मगर मेरी उम्र 26 बरस थी। मेरा चेहरा हमेशा से कमसिन लड़कियों जैसा रहा था। मैं उम्र छुपाने में कुदरती तौर पर माहिर थी। जब मैंने अपने देवर को अपनी असल उम्र बताई तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उम्र कुछ भी हो सकती है। मैं उसकी बात पर नासमझी से सर हिलाने लगी, मगर मेरे दिल में कहीं कुछ खटकने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा देवर हर वक्त मुझे गहरी नजरों से देखता रहता है। मैं पहले उसकी मौजूदगी से बेनियाज रहती थी क्योंकि वो तो कमरे में बंद रहने वाला लड़का था, मगर अब उसकी नजरें मेरे हर अंदाज हर हरकत का पीछा करने लगी थी। मेरे पास तमाम लिबास एक जैसे ही चुस्त और बेबाक थे। गहरे रंगों के स्टाइलिश कपड़ों में मेरा हुस्न और भी नुमायां हो जाता था और मुझे देखकर कोई भी आसानी से अपनी नजरें नहीं चुरा सकता था। मैंने अपने देवर को भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो छुप छुप कर मुझे देखता था। वो मेरे सामने कभी ये जाहिर ही नहीं करता था कि वो मुझे गौर से देखता और मेरे हर अंदाज का जायजा लेता रहता है। मैं ये सब जानते हुए भी अनजान बनी रही। मेरे शौहर इस बात पर खुश था कि उसका भाई अब मेरी कोई शिकायत नहीं करता और खुश मिजाजी से रहता है। कभी कभी मुझे अपने शौहर का अपने भाई के लिए पागलपन सा लगता था। उसकी मोहब्बत में जो खलूस होना चाहिए था वो मुझे कम और चापलूसी ज्यादा लगती थी। मैं हैरत में बढ़ जाती थी कि मेरा शौहर आखिर अपने भाई को राजी रखने की इतनी कोशिशें क्यों करता है। रमजान का महीना आया तो शौहर ने साफ कह दिया कि वो अफ्तारी के वक्त घर नहीं आया करेगा, इसलिए अब मैं सिर्फ अपने और देवर के लिए अफ्तारी तैयार करूं। जब मैंने देवर से पूछा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो उसने अफ्तारी के इतने सारे आइटम्स गिनवा दिए कि मैं हैरान रह गई। साथ ही ये भी कह दिया कि भाभी, हमारे घर में कभी सादा अफ्तारी नहीं हुआ करती, हम हर चीज एहतमाम से बनाते हैं। मैं थोड़ा परेशान हो गई। मुझे लगा था कि 2 अफराद की अफ्तारी जल्दी बन जाएगी और सुकून से गुजर जाएगा, मगर यहाँ तो उल्टा लंबी फहरिस्त सामने आ गई थी। मेरी परेशानी देखकर देवर ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करा दिया करूंगा। मैंने सोचा चलो एक से भले 2, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मगर पहले ही रोजे पर देवर ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं जोहर की नमाज पढ़कर कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि वो कमरे में दाखिल हुआ और मुझे हिलाकर बोला, भाभी जल्दी आए, अफ्तारी की तैयारी करनी है। मैं घबरा कर उठी और वक्त देखा तो सिर्फ 2 बज रहे थे। मैंने देवर से कहा कि अभी तो काफी वक्त है, कुछ देर बाद शुरू करेंगे। ये कहकर मैं दोबारा लेट गई।
देवर खामोशी से वापस चला गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली और मैंने करवट ली तो चौंक गई। मेरा देवर बेड के बिल्कुल करीब बैठा था। जैसे मेरी नजर पड़ी वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। मैं भी घबरा कर उठ बैठी और हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो नजरें चुरा कर बोला, मैं किचन में जा रहा हूँ, आप भी आए। फिर वो तेजी से कमरे से निकल गया, जबकि मैं कुछ देर वैसे ही बैठकर सोचती रही। वक्त देखा तो 3 बज चुके थे। मतलब मैं 1 घंटे तक सोती रही और वो इस पूरे वक्त में कमरे में मौजूद रहा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। जब मैं किचन में पहुंची तो देवर मेरा मुंतजिर था। मैंने जल्दी जल्दी अफ्तारी की तैयारी शुरू की। वो भी मदद करने लगा। मैं चूल्हे के पास खड़ी थी। अचानक उसने मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे एक तरफ किया और बोला, मैं पकौड़े बना लेता हूँ, आप दूसरा काम कर ले। मैं उसके छूने पर चौंक गई और फौरन पीछे हट गई। वो अनजान बनकर पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने नरमी मगर संजीदगी से कहा, आइंदा आवाज देकर कह देना। मैं ख्यालों में थी, डर गई। मैं बराहे रास्त ये नहीं कह सकी कि वो मुझे हाथ ना लगाया कर। वो नौजवान और लापरवाह था। उसके लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो। मेरी बात पर वो हंसकर बोला, इसमें डरने वाली क्या बात है? आप कोई इतनी बच्ची तो है नहीं। मैं चुप रही और दोबारा अपने काम में लग गई। लेकिन मेरा देवर हर बार किसी न किसी बहाने मेरे करीब आकर खड़ा होता और जब भी मुझे मुखातिब करता तो पहले मेरा कंधा हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता। मैं पहले ही दिन तंग आ गई थी। मेरे जहन में सिर्फ यही ख्याल बार बार आ रहा था कि मैंने अपने लापरवाह देवर को खुली आज़ादी देकर गलती की है। रमज़ान के महीने में दिन को सोना मेरी बचपन की आदत थी, क्योंकि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। नींद से कुछ तवानाई बहाल हो जाती थी। मगर अब मेरा देवर रोजाना 2 बजते ही मेरे कमरे में चला आता, मुझे जगाता और तब तक मेरे पास बैठा रहता जब तक मैं उठकर किचन में ना चली जाती। मैंने उसे 1-2 बार इशारों में समझाने की कोशिश की कि उसे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए, मगर उसका रद्द अमल अजीब था। बाद में वो अपने भाई को ये जताने लगा कि अब वो उसके कमरे में भी नहीं जा सकता। मेरा शौहर बौखला गया और बोला, ये कमरा अब भी तुम्हारे भाई का है, कोई रोक कर तो दिखाए। मैं शौहर के इस अंदाज पर हैरान रह गई। जब मैंने अकेले में शौहर से नाराजगी का इजहार किया तो उसने जो बात कही वो मुझे गंग कर गई। वो बोला, ये मेरा सगा भाई नहीं है, हमारा बाप एक है लेकिन माँ अलग। मैंने इसे कभी सुतीला महसूस नहीं होने दिया, तुम भी इसका ख्याल रखना। वो बहुत हसास है, अकेला महसूस करता है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। एक सुतीले भाई के लिए मेरा शौहर इस कदर जज्बाती हो रहा था कि मुझे शक सा हुआ कि अब बात कुछ और है। शौहर हमेशा अपने छोटे भाई के सामने झुका झुका सा रहता। उस दिन के बाद मैं अपने देवर को कुछ कहने के काबिल ना रही। वो अफ्तारी बनाते हुए अक्सर शरारत करने लगा, कभी हंसी मजाक, कभी बिला वजह की छेड़छाड़। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। मैं आज़ाद ख्याल जरूर थी, फैशन का भी शौक था, मगर इतनी बेहया न थी कि देवर की नाज़ेबा हरकत को सिर्फ शरारत समझकर नज़रअंदाज करती रहती। मैं उलझने लगी। जब शौहर से कहा तो उसने सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगा, मेरा भाई वैसे ही शरारती है, वो बुरा नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात मत करना कि वो दुखी हो जाए। मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहता था। शायद मुझे छोटा समझ रहा था। मैं बेचैन रहने लगी। रमज़ान का बबरकत महीना था, मगर दिल को सुकून नसीब नहीं था। इबादत में ध्यान न लगता। हर वक्त एक अनजानी घुटन सी तारी रहती। मैं अपने देवर के बदलते अंदाज को साफ महसूस कर रही थी, मगर चूंकि अभी तक सब कुछ छुप कर करता था, इसलिए मैं भी खुलकर कुछ नहीं कह सकी। हालांकि उसकी हरकतें अब
नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। वो बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता, खास तौर पर अफ्तारी के वक्त जब हम दोनों अकेले होते, क्योंकि मेरा शौहर तो रात को देर से घर आता। वो पहले से खाना खाकर आता और थका हुआ फौरन सो जाता। उसके बाद मैं मजबूरन देवर के साथ ही वक्त गुजारने लगी। एक दिन अफ्तारी बनाते हुए देवर ने कहा कि वो अपने दोस्तों को भी अफ्तारी पर बुलाना चाहता है। मुझसे बोला कि जिस दिन बेहतर लगे बता दो, वो दोस्तों को बुला लेगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तशवीश बढ़ गई। मैं पहले ही रोजाना उसके साथ अकेली होती थी, अब वो घर में अपने दोस्तों को भी लाना चाहता था। मैंने कहा मैं शौहर से मशवरा करके बताऊंगी। वो बोला ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। उस रात मैंने शौहर से कहा कि उसका भाई अपने दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाना चाहता है। मैं इस बात पर परेशान थी कि अफ्तारी के वक्त मैं अकेली होती हूँ। तो शौहर ने जवाब दिया कि वो तो हर साल अपने दोस्तों को अफ्तारी करवाता है, इस बार हमें बाहर से खाने का सामान नहीं मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम आ गई हो तो आसानी हो गई है। मेरा शौहर जो पहले मना किया करता था वो तो खुश हो गया। मेरी परेशानी इन दोनों भाइयों के लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी, इसलिए मुझे मानना पड़ा। और फिर 2 दिन के बाद मेरे देवर ने अफ्तारी का दिन मुकर्रर कर लिया। मैंने शौहर से जिद की कि अफ्तारी के रोज वो भी घर आ जाए, क्योंकि मैं जवान लड़कों की मौजूदगी में घर पर अकेली नहीं रहना चाहती थी। मेरे शौहर ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि वो वक्त पर आ जाएगा। अफ्तारी के रोज मैं काम करते करते परेशानी से अपने शौहर का इंतजार करती रही। मेरे देवर के दोस्त आ पहुंचे। वो 10 लड़के थे। मेरा देवर उन्हें सीधा घर के अंदर ले आया और किचन में आकर कहने लगा कि मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। मैं देवर की बात पर घबरा गई। मैं शौहर का इंतजार कर रही थी, मगर वो घर नहीं आया। मैंने देवर से साफ कह दिया कि मैं पर्दा करती हूँ और उसके दोस्तों से नहीं मिल सकती। वो नाराजगी से मुझे घूरता रहा, फिर पलट कर चला गया। मैंने फौरन शौहर को फ़ोन किया तो वो माजरत से बोला, मैं तो भूल गया था कि घर जाना है, अब तो मैं मसरूफ़ हूँ और नहीं आ पाऊँगा, तुम अकेली इफ्तारी कर लेना। मैं अपने शौहर की इस हरकत पर गुस्सा पी कर रह गई। मैंने गुस्से से शौहर को कहा, अगर वो घर ना आया तो मैं अभी अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। और ये कहकर मैंने कॉल काट दी। मेरे लिए मेहमानों को अफ्तारी करवाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर इतने लड़कों की मौजूदगी में अकेले होना मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। मेरा देवर तो पहले ही मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होता जा रहा था, अब जाने उसके दोस्त कैसे होंगे। ये सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी कि उसी वक्त मेरा देवर फिर से आ गया और ज़िद्दी लहजे में कहने लगा, मेरे दोस्त मुझसे जिद कर रहे हैं, क्या आप आकर उनसे मिल लें, वरना वो बुरा मान जाएंगे। देवर की इस जिद पर सर ताम कर रह गई, क्योंकि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और ये कह रहा था कि मेरे दोस्त तो सिर्फ आपसे ही मिलने आए हैं। मुझे उसकी बात सुनकर मजीद परेशानी होने लगी। बिलाखिर मैं थक कर उसके दोस्तों से मिलने चली गई। वहां जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़के शक्ल से लोफर और बदतमीज लग रहे थे। मैं सामने गई तो वो मुझे सरता पैर घूरने लगे। उनकी नज़रों में ना कोई लिहाज था, ना एहतराम, ना पर्दे का कोई शऊर। मैं फौरन काम का बहाना बनाकर किचन में वापस चली। थोड़ी देर बाद मेरा देवर भी किचन में आ गया और शोखी से बताने लगा कि मेरे दोस्त तो आपको देखकर पागल हो गए हैं, कह रहे थे तुम्हारी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मुझे देवर की ऐसी बातें बुरी लग रही थी। मैं खामोश रही, मगर दिल में सख्त बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि जाने वो अपने दोस्तों से क्या कुछ सुनकर आया था कि उसकी शोखी बढ़ती जा रही थी। मैं अंदर से तंग आ चुकी थी। बाहर उसके दोस्त बैठे थे और अंदर
वो मेरे सर पर सवार हो चुका था। मैं उसकी हरकत पर घबरा गई और उसे किचन से बाहर जाने का कहा। मैंने कहा कि तुम अपने दोस्तों को वक्त दो, क्योंकि मेहमानों को अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। मगर वो हंसते हुए कहने लगा, मेरे दोस्त तो चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। वो मुझ पर नाराज हुए कि तुम अपनी भाभी से अकेले काम करवा रहे हो। वो तो खुद आपकी मदद करना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें रोक दिया। मैं कुछ ना बोल सकी, मगर दिल में बहुत कुछ सोच रही थी और फैसला कर चुकी थी कि अब इस बारे में शौहर से खुलकर बात करूंगी। फिर जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो मैंने अपने देवर से कहा वो सब सामान बाहर ले जाए, मैं किचन में ही रोज़ा खोल लूंगी। मगर वो बोला, भाभी आप भी हमारे साथ बाहर आ जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। मेरा देवर फौरन किचन से निकल गया। मैं हकदक रह गई। वो मुझे दोस्तों के सामने ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा था। मैं अफ्तारी का बड़ सामान बाहर ले जाने लगी तो वो सब मुझे देखने लगे और आगे बढ़कर मदद करने लगे। मैं इस सूरत हाल से तंग आ गई थी। वो सब लड़के मेरे इर्द गिर्द घूमते काम करवा रहे थे। मुझे बेबसी सी महसूस होने लगी। उनकी नजरें मुझे हरासा कर रही थीं। मेरा देवर उन सब से बोला, मेरा भाई घर नहीं आएगा, वो रात को देर से आएगा। ये बात सुनकर वो सब मुझसे जिद करने लगे कि मैं अकेली ना बैठूं, बल्कि उनके साथ रोज़ा खोलूं। मुझे घबराहट हो रही थी। इससे पहले कि मैं माजरत करने के लिए मुनासिब अल्फाज का चुनाव करती कि मेरा शौहर घर पहुंच गया। मैं मुतमईन हो गई। अफ्तारी के बाद मेरा देवर दोस्तों को अपने कमरे में ले गया। मेरा शौहर नाराज होने लगा कि मैंने इतनी सी बात को बढ़ावा दिया है और उसे जल्दबाजी में बुलवा लिया। मैं इत्मीनान से शौहर की बातें सुनती रही। जो भी था वो मेरे कहने पर चला आया। मुझे यही बात सुकून दे रही थी। चाय बनाकर देवर को देने गई तो उसके दोस्तों की बातें सुनकर मैं साकत रह गई। मेरे हाथ लरज उठे थे। मैं परेशान सी वापस लौट आई और देवर को बुलाकर चाय ले जाने का कहा। मैंने शौहर से बात करने की कोशिश की तो वो मुझसे बोला, तुम्हें वहम सताते हैं। मैं चुप हो गई, मगर मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकली थी। कुछ रोज में देवर के रवैये पर गौर करती रही और मुझे परेशानी हुई, क्योंकि मेरा देवर बहाने बहाने से मेरे करीब आता जा रहा था। उसकी शोखी बढ़ती जा रही थी। एक रोज अफ्तारी के बाद बर्तन धोने लगी कि देवर किचन में आ गया और बातें करने लगा। वो बातें करते हुए मेरे करीब आ गया और मुझे बहाने से छूने लगा। मेरे हवास जवाब देने लगे। मेरे देवर की नाज़ेबा हरकत बढ़ रही थी। जब मेरा सब्र खत्म हुआ तो मैंने अपने देवर का हाथ झटक कर उसे किचन से जाने का कहा। वो गुस्सा हो गया और बोला, पहले खुद मुझे दावत देती रही, मेरे आगे पीछे घूमी, अब नखरे दिखा रही हैं। मैं देवर की बात पर दंग रह गई। वो मेरी खिदमत और ख्याल का इतना गलत मतलब लेता रहा। मैं तो अपने शौहर की खातिर उसका ख्याल करती थी, वो कुछ और समझा था। मैंने गुस्से से उसे हद याद दिलाई तो वो गुस्से से मुझे दबोच कर खींचते हुए किचन से निकालने लगा। मैं घबरा गई। मैं कमज़ोर सी लड़की थी, वो जवान ऊंचा चौड़ा लड़का था। उससे अपना आप छुड़वाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वो ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका मकसद जानकर सहम गई। मेरे शौहर के वापस आने में भी अभी वक्त बाकी था। मुझे चंद रोज़ पहले कमरे में अपने देवर की दोस्तों के साथ वो बातें याद आईं जो वो मेरे देवर को मशवरे दे रहे थे कि तुम अपनी भाभी को पसंद करते हो तो उसे मना लो और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। तुम अपनी भाभी से ज़्यादा प्यारे और जवान हो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश होगी। यकीनन उन दोस्तों ने ही मेरे देवर का दिमाग ख़राब किया था। वो मुझे घसीटने लगा, मगर मैं अपनी इज्जत का यूं सौदा नहीं कर सकती थी। इसलिए अचानक झटके से अपना हाथ छुड़वा कर मैं तेज कदमों से दरवाजे की समत भागी। मेरा देवर बौखला गया।
گھر کا گیٹ اس وقت میں کھول رکھتی تھی تاکہ میرا شوہر گھر آئے تو اسے دروازے پر دستک نہ دینی پڑے۔ مجھے اسی بات کا فائدہ ہوا اور میں گھر سے بھاگ گئی۔ میرے دیور نے میرا پیچھا کیا، مگر میں اندھیروں میں چھپ گئی تھی تو وہ غلط راستے پر نکل گئے۔ میرے والدین کا گھر دور تھا، مگر فاصلہ اتنا ہی تھا کہ میں پیدل پہنچ جاتی۔ مجھے بہت دیر لگی، مگر میں رات تک گھر پہنچ گئی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے اپنے باپ کو جھوٹی تسلی دی، مگر اکیلے میں اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ میری ماں مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ تم نے دیور کو اتنا فری کیوں کیا؟ ہم نے تمہاری شادی جس سے کی تھی اسے راضی رکھنا تمہارا کام تھا، مگر تم دیور کو خوش کرنے لگی۔ میں رونے لگی کہ اب کیا کروں؟ خود کو بچانے کے لیے جو قدم اٹھا آئی تھی اس کے بعد تو مجھے یقین کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا مگر واپس گھر نہ لے جاتا۔ میری ماں افسوس کرنے لگی اور بولی کہ میں تو اس گھر میں دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کر چکی تھی، اکیلے گھر پر راج کرتی ہو، سوچا تھا دونوں بہنیں مل کر رہو گی، ساری عمر عیش کرو گی، میں تو اپنی پریشانی میں تھی۔ نہ جانے گھر سے بھاگنے کی حرکت پر میرا شوہر کیا سمجھتا۔ میں نے اپنی ماں سے موبائل لے کر شوہر کو فون کیا تو وہ بھی سوال کرنے لگا۔ وہ بولا کہ میں ابھی گھر آیا ہوں، چھوٹے بھائی نے بتایا کہ تم جلدی میں گھر سے نکلی ہو۔ وہ پوچھنے لگا کہ اتنی جلدی میں رات کے وقت اکیلی کہاں گئی ہو؟ میں نے فوراً جھوٹ بولا کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے فون پر بتایا تو میں پریشان ہو گئی اور گھبراہٹ میں گھر سے نکل آئی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں آ کر لے جاتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ معاملہ اتنی آسانی سے سلجھ گیا تھا۔ اپنا گھر بسانے کی فکر میں مجھے اس وقت دیور کا بھی خیال نہیں آیا جس کی وجہ سے میں گھر سے آئی تھی۔ میرا شوہر لینے آیا تو میری ماں نے اسے اکیلے میں سب بتایا اور کہا بیٹا تم سمجھدار ہو، لڑکے تو جوانی میں کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، مگر اپنے بھائی کو سمجھا دو آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، بلکہ تم اس کی شادی کر دو تاکہ وہ رشتوں کا تقدس نہ بھلا دے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ یہ سب سن کر میرا شوہر ضرور کوئی قدم اٹھائے گا۔ میرا شوہر بھی شرمندہ سا سر ڈالے بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو سب بتانے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ گھر جا کر وہ اپنے بھائی کو ضرور ڈانٹے گا، مگر وہ تو الٹا مجھ سے درخواست کرنے لگا، کہنے لگا میں ایسا ظاہر کروں جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں، تم میرے بھائی سے معافی مانگ لینا اور اسے راضی کر لینا۔ میں صدمے سے شوہر کو دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا میری مجبوری کو سمجھو، اگر تم نے میرے بھائی کو راضی نہ کیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ اپنے بھائی کو خوش رکھنے کے لیے میرا شوہر مجھے اس کے حوالے کرنے کو بھی تیار تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کر رہا تھا۔ ستیلے بھائی کے لیے ایسی محبت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ جس خوف سے گھر سے نکلی تھی وہی ایک بار پھر میرے سر پر منڈلانے لگا تھا۔ گھر پہنچی تو دیور سامنے نہیں آیا۔ میں بھی چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ ایسا کیا کروں کہ دیور ناراض بھی نہ ہو اور فاصلہ بھی برقرار رہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر ہوتے ہی دیور پھر سے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ میرے پیروں کے قریب بیٹھ گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ کہنے لگا میں نے غصے میں وہ سب کچھ کیا، مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ بولا بھابی مجھے معاف کر دیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور پرسکون ہو گئی کہ شاید اب مصیبت ختم ہو جائے گی، مگر ابھی تو میرا اصل امتحان باقی تھا۔ دیور کچھ دن تو دور دور رہا، مگر ایک دن اس نے ایسی عجیب بات کہہ دی کہ میں کانپ گئی۔ وہ کہنے لگا وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر
اس سے شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کروں گی، تم میرے بھائیوں جیسے ہو۔ وہ زور سے چیخنے لگا اور بولا، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ کا دیور بھی نہیں ہوں، ہم دونوں ستیلے بھائی ہیں۔ میں نے کہا، تم دونوں کا باپ ایک ہے، اس لیے تم ستیلے نہیں ہو۔ میری بات پر وہ طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، ایسا صرف میرا بھائی کہتا ہے، میں دراصل اپنی ماں کے پہلے شوہر کا بیٹا ہوں، میرا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ میں یہ سب سن کر حیرت سے ساکت رہ گئی۔ میں نے دیور سے کہا، کچھ بھی ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، بھائی ہو، اور میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے وہ ساری بات اپنے شوہر سے چھپا لی۔ مجھے شوہر پر افسوس ہونے لگا کہ جس بھائی کو وہ خوش رکھنے کے لیے اتنے جتن کرتا تھا، وہ بھائی تو اسے اپنا بھائی ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس دن کے بعد میرا اصل امتحان شروع ہوا۔ دیور الگ ہو چکا تھا اور اکیلے میں مجھے بار بار ضد کر کے کہنے لگا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری ذہنی حالت بگڑنے لگی، میں مسلسل دباؤ میں رہنے لگی۔ دیور کو جتنا سمجھاتی وہ ایک ہی بات دہراتا۔ شوہر سے کہتی کہ چھوٹے بھائی کی شادی کرا دو تو وہ ٹال دیتا۔ گھر اور کاروبار سب کچھ شوہر کے والد نے چھوڑا تھا جو دیور کے نام تھا۔ میرا شوہر بالکل کنگلا تھا، وہ صرف اپنے بھائی کی خوشامد کر کے ہی عیش کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بھائی کو خوش رہنے دو، اگر وہ شادی کرے گا تو اس کی بیوی سب کچھ سنبھال لے گی اور ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ میں شوہر کی لالچ پر حیران رہ گئی۔ اسے نہ میری عزت کی پرواہ تھی نہ میرے سکون کی۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، اسے صرف گھر اور کاروبار عزیز تھے، جبکہ دیور مجھے حاصل کرنے کی ضد میں پاگل ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اچانک دیور نے بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ مجھے لگا شاید اب جان چھوٹ جائے، مگر جاتے جاتے وہ مجھے دھمکی دے کر گیا۔ کہنے لگا، میں صرف 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ کر تم سے شادی کروں گا، اگر تم نہ مانی تو میں اپنے بھائی سے سب کچھ چھین لوں گا اور وہ خود تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں ساکت رہ گئی۔ جب یہ سب کچھ شوہر کو بتایا تو وہ پہلے تو چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا، 1 سال میں میرا بھائی سب کچھ بھول جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں اس کی بے حسی پر تڑپ گئی۔ 1 سال اسی اذیت میں گزرا۔ اب دیور کے آنے میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے۔ اس نے پہلے ہی اطلاع دے دی ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے، اور اب میں سوچتی ہوں کہ کیا فیصلہ کروں، لالچی شوہر کو چنوں یا اس دیور کو جو مجھے بھابھی ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔